Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we'll be talking about morphology और इससे पहले वाली वीडियो में we discussed morphology, its background and its basic concepts using some flow charts which was quite easy and understandable. तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट सही तरह से क्लियर हों, स्पेशली if you are preparing for an examination. Okay, what is morphology? Morphology is basically the study of structure of words. Morphology में हम words को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. हम ये देखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, किन प्रोसेसेस के ज़रिए बनते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स के वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है, बनते कैसे हैं, किन प्रोसेसेस से गुजर के वर्ड फॉर्मेशन होती है, all these things fall under the umbrella of morphology. If we classify morphology में दो बातें होती हैं, इन्फ्लेक्शन और वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन के अंदर वंस अगेन वी हैव डेरिवेशन एंड कंपाउंडिंग. ऑल ऑफ देम आर द प्रोसेसेस के जिनके ज़रिए वर्ड्स बनते हैं, और ये सारे फ्लो चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं पहले वाली वीडियो में, बट स्टिल मैं आपको बताती चलूँ कि दीज आर द प्रोसेसेस के जिनके ज़रिए वर्ड्स बनते हैं, और इनको हम मॉर्फोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं. और मॉर्फोलॉजी खुद ग्रामर के अंडर में आती है. ग्रामर के अंडर दो बेसिक चीज़ें आती हैं, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा सिंटैक्स. फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर वो सारी चीज़ें जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बताई. ओके, व्हाट आर मॉर्फीम्स और व्हाट इज़ अ मॉर्फीम? मॉर्फीम बेसिकली इज़ अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन. मॉर्फीम एक बेसिक और सबसे छोटा और मिनिमल यूनिट होता है जिसकी कोई मीनिंग होती है या फिर जिसका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन होता है. फिर मॉर्फीम्स की दो टाइप्स आती हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जो अकेले इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ही भी अकेले भी मीनिंग पूरी दे सकते हैं. लेकिन बाउंड मॉर्फीम जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी और मॉर्फीम के साथ अटैच होने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी मीनिंग पूरी तरह से दे सकें. फ्री मॉर्फीम की कुछ एग्जांपल्स हैं. बॉय, एलिफेंट. बॉय सिर्फ बॉय है, इसके साथ कोई और वर्ड हम ना भी मिलाएं, कोई और मॉर्फीम ना भी मिलाएं, तब भी हमें इसकी मीनिंग क्लियर होती है. तो ये लेक्सिकल हो गए जिनकी कोई मीनिंग होती है, और फ्री मॉर्फीम्स फंक्शनल भी हो सकते हैं जिनकी कोई मीनिंग एज सच नहीं है, लेकिन ये किसी भी सेंटेंस के अंदर फंक्शन करते हैं. जैसे कि एंड है, एंड की अपनी कोई अलग से मीनिंग नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ों को मिलाने का फंक्शन करता है. सो दीज आर द फ्री मॉर्फीम्स. और इसके अलावा बाउंड मॉर्फीम जो होते हैं वो बाउंड होते हैं, अकेले नहीं मीनिंग पूरी दे सकते हैं. और बाउंड मॉर्फीम्स में भी डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल दो कैटेगरीज है. और बाउंड मॉर्फीम्स जो है ना, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों बाउंड मॉर्फीम्स हैं, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल. इस तरह से होगा कि ऐसे बाउंड मॉर्फीम्स जिनसे कैटेगरी चेंज होती है या फिर जिनसे कैटेगरी चेंज नहीं होती है. ये बात हमने फ्लो चार्ट्स वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है विद एग्जाम्पल. ओके, फ्री मॉर्फीम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. बॉय, यस, एलिफेंट, बेस फॉर्म्स हैं. ऐसे फॉर्म मतलब जो बेसिक फॉर्म होता है, नो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. इनके फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स नहीं बन सकते, इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. अब जैसे हमारे पास है बॉय, बॉय को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. यस को नहीं कर सकते, एलिफेंट को नहीं कर सकते. तो सो दीज आर द बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म जिससे आगे हम और कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, उनको कहते हैं बेस फॉर्म्स. और दे ऑल्सो कॉल्ड एज रूट्स और स्टेम्स. इनको रूट्स या फिर स्टेम्स भी कहा जाता है. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेस फॉर्म से पहले लगाए जाते हैं. प्री मीन्स पहले, तो प्रीफिक्सेस ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम बेस फॉर्म से पहले लगाते हैं. इनका लेक्सिकल रोल होता है, मतलब इनका मीनिंग के अंदर उसके स्ट्रक्चर के और फंक्शन के अंदर रोल होता है. दे अलाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स. और उनका रोल ये होता है कि हम एक ही वर्ड के साथ बहुत सारे प्रीफिक्सेस लगा के लार्ज नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स बना सकते हैं. और सफिक्सेस भी मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेस फॉर्म के बाद लगाते हैं. जैसे वॉक है तो वॉक्ड, वॉक से वॉक, ईडी जो लगाया वो हमने वॉक के बाद लगाया, बेस फॉर्म के बाद लगाया. सो दीज आर द सफिक्सेस. सफिक्सेस के दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल. अब डेरिवेशनल ऐसे सफिक्सेस होते हैं जो जब हम बेस फॉर्म के साथ लगाते हैं तो वो बेस फॉर्म की मीनिंग को और लेक्सिकल रोल को चेंज करते हैं, उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं. जैसे ईट के साथ ईटेबल, ईट इज़ अ वर्ब, ईटेबल इज़ एन एडजेक्टिव. तो ये क्लास को चेंज करता है. इसी तरह इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस ऐसे सफिक्सेस होते हैं कि जिनको लगाने से लेक्सिकल मीनिंग और ग्रामेटिकल रोल में एज सच कोई चेंजिंग नहीं आती है. हम ईट के साथ ईट्स लगाएं तो ईट भी वर्ब है, ईट्स भी वर्ब है, सो देयर इज नो एनी चेंजिंग. इन्फ्लेक्शन ऑफ प्लूरल,
जब हम प्लूरल्स को की इन्फ्लेक्शन को देखते हैं तो तब क्या होता है, एक होता है रेगुलर फॉर्म, जिसे हम लगाते हैं चेयर के साथ चेयर्स, इस जिसमें एस या ई एस या आई ई एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं यूजिंग द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, इन्फ्लेक्शन का प्रोसेस। इसी तरह आता है इरेगुलर फॉर्म, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड से बनता है चिल्ड्रन, तो ये इरेगुलर होता है, इसमें कोई एस ई एस लगाना या फिर इसका कोई रेगुलर सा नहीं होता है, दे आर इरेगुलर। और इसके अलावा सिंगुलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हैं प्लूरल लेकिन उनकी मीनिंग सिंगुलर होती है, जैसे सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स। हम ये नहीं कह सकते कि सीजर, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है प्लूरल बट स्टिल इट एक्ट्स एज अ सिंगुलर क्योंकि इसकी मीनिंग सिंगुलर है। तो प्लूरल की इन्फ्लेक्शंस इन तीनों तरह से होती है, या रेगुलर फॉर्म लगता है, या इरेगुलर फॉर्म लगता है, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनकी सिंगुलर मीनिंग है। अगर हम वर्ब्स की इन्फ्लेक्शन की बात करें तो वर्ब्स की जब इन्फ्लेक्शन होती है तो वहाँ पे चार तरह की इन्फ्लेक्शन होती हैं। एक वर्ब का होता है बेस फॉर्म, जैसे ईट है, ईट बेस फॉर्म है, फिर हम उसके साथ एस लगाते हैं, ईट्स, तो इसको हम कहते हैं एस फॉर्म। ये ज़्यादातर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह फिर लगता है आई एन जी फॉर्म, ईट के साथ आई एन जी लगाएंगे, ईटिंग, ईटिंग, इसको ज़्यादातर हम जिरंड कहते हैं, ज़्यादातर ये जिरंड के तौर पर यूज़ होता है। तो इस तरह से भी वर्ड्स की इन्फ्लेक्शन होती है। और हम ई डी भी लगाते हैं ज़्यादातर पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल को शो करने के लिए, जैसे वॉक है तो वॉक के साथ हम ईडी लगाएंगे, वॉक्ड। तो वर्ब्स की इन्फ्लेक्शन इस तरह से होती है कि इनके साथ मॉर्फेम लगता है बट स्टिल इनकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये वर्ड कंपाउंड है या फिर फ्रेज है। कंपाउंड मीन्स ऐसा वर्ड जो दो डिफरेंट वर्ड्स से मिल के बना हो, तो उसको कहते हैं कंपाउंड। अब ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस अलग अलग भी लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस मिला के भी लिख सकते हैं। जब हम अलग अलग लिखते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए, तो इसका मतलब हो गया ऐसा हाउस, ऐसा घर जिसको ग्रीन कलर हो, जिसको ग्रीन कलर में पेंट किया गया हो, या फिर जिसका ग्रीन कलर हो। तो इसकी मीनिंग जो है वो प्रिडिक्टेबल है। तो ऐसे वर्ड को, जिसमें दो वर्ड्स हैं, ऐसे को हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे, क्योंकि दो वर्ड्स मिलके नाउन का काम करे, दो वर्ड्स मिलके नाउन का काम करे। लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस को मिला के लिखते हैं तो ये एक ही वर्ड होता है। और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये एक काइंड ऑफ बिल्डिंग होती है ग्रीन हाउस, जिसके अंदर साइंटिफिक वो चीज़ें उगा रहे होती है, फिर सब के काम वगैरह कर रहे होते हैं, ग्रीन हाउस। तो ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है, उसका नाम ग्रीन हाउस है। इसमें मीनिंग एज सच प्रिडिक्टेबल नहीं है, हम देख के मीनिंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते होते। तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे एज कंपाउंड, कि जिसके अंदर वर्ड को सिंगल ट्रीट करेंगे, उसकी मीनिंग प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो फिर हम इसको क्लासीफाई करेंगे एज अ कंपाउंड। सेम गोज विद ब्लैक बर्ड वर्सेज ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड अलग अलग से लिखते हैं तो इसका मतलब है कोई काला सा बर्ड है, इसको हम नॉन फ्रेज कहेंगे। अगर हम ब्लैक बर्ड मिला के लिखते हैं तो इसकी मीनिंग जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है और इसको हम कंपाउंड कहेंगे। सेम गोज विद वाइट हाउस। अब वाइट हाउस भी दो तरह के, व्हाइट हाउस में जिसमें डब्ल्यू एच दोनों को कैपिटल लिखा जाता है, इसकी मीनिंग प्रिडिक्टेबल नहीं है। जबकि व्हाइट हाउस अगर हम दोनों को स्मॉल में लिखते हैं तो मतलब सिंपली ऐसा घर जिसका कलर वाइट हो, तो ये मीनिंग प्रिडिक्टेबल है। और इसमें इसको हम दो डिफरेंट वर्ड्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, वाइट अलग, हाउस अलग। अलग हम अगर हम दो अलग वर्ड्स के तौर पे ट्रीट करते हैं तो इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर हम वाइट हाउस को सिंगल वर्ड के तौर पे ट्रीट करते हैं तो हम उसको कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड्स कैन बी सिंगल वर्ड्स, कंपाउंड जो है वो सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बर्ड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वाइट और हाउस मिलाते हैं तो फिर ये इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब कंपाउंड जो हैं वो वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और नाउन्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड वर्ब्स कैसे बनते हैं, वर्ब और वर्ब को मिला के बनते हैं। स्टिर और फ्राई, स्टिर और फ्राई दो अलग अलग वर्ब्स हैं, इनको मिलाते हैं तो बनता है स्टिर फ्राई, जो कि है कंपाउंड वर्ब। नाउन और वर्ब से बनते हैं, जैसे एयर और कंडीशन, एयर नाउन है, कंडीशन वर्ब है। इसी तरह एडजेक्टिव और वर्ब से भी बनते हैं, ड्राई एडजेक्टिव है, क्लीन वर्ब है, ड्राई क्लीन। प्रिपोजिशन और वर्ब से भी बनते हैं, अंडर प्रिपोजिशन है, एस्टिमेट वर्ब है। तो इस तरह से कंपाउंड वर्ब्स बनते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो बनते हैं वो तीन तरह से बनते हैं, नाउन एंड एडजेक्टिव। स्काई नाउन है, हाई एडजेक्टिव है, स्काई हाई। इसी तरह एडजेक्टिव एडजेक्टिव से बनते हैं, रेड भी एडजेक्टिव है, हॉट भी एडजेक्टिव है, तो रेड हॉट एक नया वर्ड बन गया कंपाउंड वर्ड, जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव है। प्रिपोजिशन एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे कि हाइपर प्रिपोजिशन है एडजेक्टिव, और एक्टिव एडजेक्टिव है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं एक नया वर्ड बनता है कंपाउंड वर्ड, जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब और नाउन को मिलाते हैं तो कंपाउंड नाउन बनते हैं, जैसे
स्वेयर वर्ड, स्वेयर वर्ब है, नाउन, वर्ड नाउन है। तो स्वेयर वर्ड जो है इट्स अ कंपाउंड नाउन। नाउन और नाउन से भी बनते हैं। हेयर नेट, हेयर और नेट दोनों नाउन्स हैं, मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं जो कि कंपाउंड नाउन है। इसी तरह एडजेक्टिव नाउन से भी बनते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एडजेक्टिव है, बोर्ड नाउन है। सेम गोज विद प्रीपोजिशन एंड नाउन। ओवर प्रीपोजिशन है, कोट नाउन है, तो प्रीपोजिशन नाउन के कॉम्बिनेशन से भी कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। दैट इज ऑल, these were some of the basics and an overview of morphology. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी। That is all. Allah Hafiz.